दोस्तों, बहुत दिनों बाद रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है, लेकिन फिर भी मेन स्ट्रीम मीडिया और इससे जुड़े लोग बेरोजगारी के बारे में बोलने से बच रहे हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य समझते हुए हमने इस मुद्दे पर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश की है, जिसमें बेरोजगारी से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए और उपयोगी लगे तो दूसरों तक जरूर शेयर करें। सबसे पहले जानते हैं कि बेरोजगारी क्या होता है। इससे जुड़ी चीज़ों को समझ लेते हैं, जिससे इस मुद्दे को समझने में आसानी होगी। तो बेरोजगारी का साधारण मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति सक्रिय रूप से जॉब की तलाश करता है लेकिन उसे जॉब नहीं मिलती है तो उसे बेरोजगार कहते हैं। अक्सर बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में पता लगाया जाता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को मापने के लिए बेरोजगारी दर का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, जो कि कुल श्रम बल में बेरोजगारों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया के वर्तमान हालत के बारे में, जिसके चलते एक बड़ा युवा वर्ग परेशान है और 2 करोड़ नौकरी के वादे पर सत्ता में आने वाली मोदी सरकार से रोजगार मांगने के लिए ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर #मोदी रोजगार दो के जरिए अपनी बात रख रही है। हालांकि इसकी शुरुआत एसएससी के रिजल्ट को लेकर हुई थी, लेकिन अब इसने अपना दायरा बढ़ाकर बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बना लिया है, जिस पर बोलने से बड़े बड़े नेता अभिनेता भी कतराते रहे हैं, जिनकी आदत रही है कि वे छोटे छोटे मुद्दों पर भी भारी भरकम ट्वीट करते हैं। मैं यहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया द्वारा सरकार से प्रश्न करने की बात गुजरे जमाने की चीज हो गई है। कुछ बुद्धिजीवी लोग #मोदी रोजगार दो कैंपेन को गलत बता रहे हैं, तो कई लोग कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी की गलती नहीं है, और भी बहुत सारी बातें इसके विरोध में चल रही है। तो चलिए जान लेते हैं कि स्थिति कितनी खराब है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के महेश व्यास के अनुसार कोरोना फैलने से पहले और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लास्ट तक भारत में लगभग 403.5 मिलियन लोग कार्यरत थे और बेरोजगारों की संख्या लगभग 35 मिलियन थी, तथा हर साल भारत में 10 मिलियन लोग कार्यकारी जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। मतलब कि हर साल लगभग 10 मिलियन ऐसे नए लोग होते हैं जिन्हें नौकरी की आवश्यकता होती है। लेकिन पिछले साल कई लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं, जिसके कारण जनवरी 2021 तक भारत में लगभग 400 मिलियन लोग कार्यरत थे। इस तरह से इस डेटा को पॉजिटिव साइन के रूप में भी देखा जा सकता है, क्योंकि महामारी के चलते नौकरियों की कमी हो गई थी, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने से कई लोगों को फिर से रोजगार मिलने लगा है। वहीं इसका दूसरा पहलू देखें तो 400 मिलियन कार्यकारी लोगों की संख्या भी भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए कम है। यदि हम 2016 से व्यास CMIE के डेटा को देखें तो पता चलता है कि भारत में कुल कार्यरत लोगों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। व्यास CMIE के डेटा के अनुसार 2016-17 में कुल कार्यरत लोगों की संख्या 407.3 मिलियन थी, और फिर 2017-18 में गिरकर 405.9 मिलियन हो गया, और 2018-19 के अंत में 400.9 मिलियन हो गया। जबकि इस समय कोरोना महामारी नहीं फैली थी और स्थिति सामान्य थी, तब भी भारत में बेरोजगारी बढ़ रही थी। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझें तो 2016 से 2019 तक भारत में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही थी, जबकि अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक ठाक थी और अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी। इसी के कारण बेरोजगारों की कुल संख्या 35 मिलियन हो गई। और अगर इसमें पिछले साल यानी कि 2020 को भी जोड़ दिया जाए तो वर्तमान समय में बेरोजगारों की कुल संख्या लगभग 40 से 45 मिलियन के बीच हो जाएगी, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति के बेरोजगारी के कारण उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। अगर एक परिवार में बेरोजगार व्यक्ति को मिलाकर कुल 6 लोग भी शामिल होते हैं, जिसमें उनके माता पिता, बीवी और 2 बच्चे हों, तो बेरोजगारी से प्रभावित लोगों की संख्या का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 40-45 मिलियन लोग बेरोजगारों की वह संख्या है जो रोजगार की तलाश कर रहे हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। जबकि बेरोजगारी की असली समस्या और भी बड़ी है, जिसे आगे समझते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि को देखें तो हर साल लगभग 20 मिलियन लोग कार्यशील आयु वर्ग में शामिल हो जाते हैं, जिनकी उम्र 15 से 19 वर्ष के बीच होती है, लेकिन सभी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। उदाहरण के तौर पर खराब कानून व्यवस्था और सामाजिक सांस्कृतिक सोच के कारण महिलाएं अक्सर अपने अनुकूल जॉब नहीं कर पाती है, जबकि पुरुष काम की तलाश में बार बार असफल होने पर अंत में मजबूर होकर बेरोजगार हो जाते हैं और रोजगार की तलाश करना बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं श्रम शक्ति भागीदारी के बारे में। अधिक से अधिक युवा बेरोजगार होने के कारण भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर गिरती जा रही है। भारत में श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 40% है। इस 40% को दूसरे शब्दों में समझें तो भारत में प्रत्येक वर्ष कार्यशील आयु वर्ग में शामिल होने वाले 20 मिलियन में से केवल 40% लोग ही नौकरी की तलाश में आगे आते हैं, जिनमें से कुछ को ही रोजगार मिल पाता है, जबकि बचे 60% लोग विभिन्न कारणों से नौकरी की तलाश भी नहीं कर पाते हैं। महिलाओं में तो ये दर और भी कम है। वहीं अधिकांश विकसित देशों की बात करें
तो उनके यहाँ श्रम शक्ति भागीदारी दर 60% तक है। आमतौर पर तीव्र आर्थिक विकास में बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक अपने आप सॉल्व हो जाती है, जबकि भारत के मामले में ऐसा नहीं है कि सिर्फ तीव्र आर्थिक विकास भारत की बेरोजगारी की समस्या को हल कर देगा, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत की जीडीपी लगातार तेजी से बढ़ी है, लेकिन इसने बहुत ही कम संख्या में अच्छी सैलरी वाली नौकरी पैदा की। दोस्तों, अब बात करते हैं सरकारी नौकरियों के बारे में। केंद्रीय स्तर पर एसएससी और आईबीपीएस दो ऐसी संस्था है जो विभिन्न पदों के लिए वैकेंसीज निकालती है। देश भर के अधिकतर स्टूडेंट्स इन्हीं दो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इन संस्थाओं ने भारी मात्रा में अपनी वैकेंसीज को कम किया है। तो यहाँ क्रमवार तरीके से जान लेते हैं कि पहले एसएससी कितनी वैकेंसी निकालती थी और अब कितनी निकाल रही है, और आईबीपीएस पहले कितनी वैकेंसी निकालती थी और अब कितनी निकाल रही है। तो 2012 से 2020 तक का आंकड़ा हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले एसएससी सीजीएल का देखते हैं, जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है। एसएससी सीजीएल ने 2012 में 16,119 पदों के लिए वैकेंसी निकाली थी, 2013 में 16,114 पदों के लिए, 2014 में 15,549 पदों के लिए, 2015 में 8,561 पदों के लिए, 2016 में 10,661 पदों के लिए और 2017 में 8,134 पदों के लिए, 2018 में 11,271 पदों के लिए और 2019 में 8,582 पदों के लिए। अब यहाँ पर आप क्रमवार तरीके से देख सकते हैं कि 2012 से लेकर 2019 के बीच में कितनी वैकेंसी कम की गई है। 2012 में अगर 16,119 वैकेंसी है तो 2019 में 8,582 वैकेंसीज है। तो पिछले 8 सालों में एसएससी सीजीएल ने 8,000 वैकेंसीज कम कर दी है। अब बात करते हैं आईबीपीएस पीओ के लिए, जो विभिन्न बैंकों के लिए पीओ पद के लिए एग्जाम लेती है। 2012 में आईबीपीएस पीओ की 22,000 वैकेंसीज निकली थी, 2013 में 21,680, 2014 में 16,721, 2015 में 12,434, 2016 में 9,456, 2017 में 3,562, 2018 में 4,252, 2019 में 4,336। 2020 का आंकड़ा तो सुनकर आप चकित हो जाएंगे। 2020 में 1,167 पदों के लिए वैकेंसी निकली, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,467 कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक पीओ की वैकेंसी में कितनी कमी हुई है। 2012 से लेकर 2020 तक का डेटा आप देखें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज कम की गई है। इतनी कम वैकेंसीज निकलने के बाद प्रतियोगी परीक्षा के लिए स्टूडेंट्स जब 2-3 साल मेहनत करके एग्जाम देता है तो उसे बदले में मिलता है पेपर आउट, पेपर में गलत क्वेश्चन, रिजल्ट में 2-3 साल की देरी। इसके बाद इन सब से बच गए तो अब नया पैतरा है नॉर्मलाइजेशन। यूपीएससी को छोड़ दिया जाए तो स्टेट से लेकर सेंटर तक की तमाम संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा विवादित होती है। इन लोगों द्वारा आयोजित परीक्षा की कभी पेपर आउट हो जाता है तो कभी पेपर में सवाल गलत दे देते हैं। इन सब के बावजूद लंबे समय तक रिजल्ट नहीं दिया जाता, जबकि अधिकतर परीक्षा ऑनलाइन होती है। सरकारी संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी है, जैसा कि अभी एसएससी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर हंगामा मचा है। अभी तो हालत ये है कि इस नॉर्मलाइजेशन के बारे में आयोग के लोगों को छोड़कर भारत के बड़े बड़े शिक्षाविद को भी नहीं पता है कि ये नॉर्मलाइजेशन क्या है और कैसे किया जाता है, आखिर इसका आधार क्या है। इन्हीं सब परेशानियों से तंग आकर जब स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठाता है तो कुछ बुद्धिजीवी लोग उसकी योग्यता को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन इस समस्या की मुख्य वजह हमारी शिक्षा पद्धति है। हमारी शिक्षा पद्धति और परीक्षा पद्धति में आसमान जमीन का अंतर है। अगर आईआईटी और आईआईएम जैसे उच्च संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो देश के बाकी विश्वविद्यालय स्टूडेंट्स को किस तरह से ग्रेजुएट कर रहे हैं, ये बात सभी जानते हैं। हमारी शिक्षा पद्धति और परीक्षा पद्धति के बीच का यही अंतर भारी मात्रा में बेरोजगारों की फौज खड़ा कर रहा है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ सरकार है। उदाहरण के तौर पर एक जमाने में बिहार में 10वीं की परीक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स को सम्मान की नज़र से देखा जाता था, जबकि आज क्या हाल है ये सभी जानते हैं। आज सरकारी विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक सभी सिर्फ सर्टिफिकेट बांटने का कार्य कर रहे हैं तथा अकुशल और अप्रशिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ा कर रहे हैं।